नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वाक्य के भेद या कह लीजिए वाक्य विन्यास के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शब्दों के मिलने से उनसे वाक्य बनता है, तो ऐसा नहीं है। शब्दों के सार्थक समूह से जो अपेक्षित अर्थ निकल कर सामने आता है वह वाक्य कहलाता है। तो ये वाक्य हमारा क्या हुआ? वाक्य वह हुआ जो हम अर्थ ग्रहण करते हैं। सार्थक शब्दों से जो हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं वह हमारा वाक्य कहलाएगा। तो वाक्य के कुछ तत्व होते हैं, वह तत्व क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। वाक्य के मुख्य जो तत्व हैं वह 6 हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उसके बाद हम अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, इन सब बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे या डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो वाक्य भेद या कह लीजिए वाक्य विन्यास। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, शब्दों के सार्थक समूह से जो अपेक्षित अर्थ निकल के आएगा वह हमारा वाक्य कहलाता है। ये इसको अर्थ कह लीजिए या परिभाषा कह लीजिए। अब हम जो वाक्य के अंग हैं उनके बारे में बताएंगे। वाक्य के अंग या तत्व। वाक्य के 6 तत्व मुख्य हैं। पहला है हमारा सार्थकता। सार्थकता से मतलब ये है जो वाक्य में शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उनसे सार्थक अर्थ ग्रहण हो। उसके बाद हमारा दूसरा है योग्यता। योग्यता से अर्थ है कि जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं, सुनते हैं पूर्ण रूप से, तो जो शब्द है और उसमें जो क्रियाएं लग रही हैं या शब्द जो हमें मिला है वाक्य में वह किस आधार पे मिला है। जैसे अगर हम कह लें कि चाय खाई, तो हमें पता है चाय एक लिक्विड है या तरल पदार्थ है, तो हम उसको पी सकते हैं। तो शब्द की योग्यता पर भी हमारा वाक्य निर्भर करता है। तो हम ये नहीं कह सकते चाय खाई, चाय खाई, हम कहेंगे चाय पी। चाय पी या पी जाती है, चाय खाई नहीं जाती है, चाय पी जाती। तो ये हमारा योग्यता रखते हुए वाक्य सही है। उसके बाद है हमारा तीसरा आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब है यहाँ पे इच्छा से, कि वाक्य की जो इच्छा है, यानी वाक्य जो इच्छा मतलब वाक्य, जैसे हम इसको उदाहरण द्वारा ऐसे समझेंगे कि अगर हम लिख दें पत्र लिखता है, तो क्रिया जो है वह ये इच्छा जाहिर करती है कि पत्र कौन लिखता है। पत्र कौन लिखेगा? राम पत्र लिखता है, तो हम लिखेंगे राम पत्र लिखता है। तो यहाँ पे राम की योग्यता दिख रही है कि पत्र लिखता है। ऐसे ही इसका जो चौथा है वह है निकटता। निकटता। तो यहाँ पे आप देखिए, निकटता से तात्पर्य ये है कि जो वाक्य में शब्द आ रहे हैं, जो वाक्य में शब्द आ रहे हैं वे दूर दूर ना आए। दूर दूर कहने का तात्पर्य, जैसे हम कोई वाक्य बोल रहे हैं तो अगर हम रुक रुक के बोलेंगे तो सामने वाले को उसका
अर्थ नहीं समझ में आएगा। लिखते समय भी हमें उसे विधि विधान से लिखना होगा, ना कि एक वाक्य हमें पहले लिख दिया फिर एक बहुत दूर पे लिख दिया। उसकी एक लयबद्धता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं मोहन, अब यहाँ पे मोहन लिख के मैंने यहाँ जाता है लिख दिया, तो कुछ लोग ये समझेंगे ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो जो लिखते समय उसकी निकटता होनी चाहिए, बोलते समय उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे राम जाता है, तो ये हमारे वाक्य का चौथा तत्व हो गया। पांचवा क्या है? पदक्रम। पदक्रम क्या है? पदक्रम से तात्पर्य ये है कि लिंग, वचन, क्रिया, संज्ञा ये सब अपने क्रम में आने चाहिए, ना कि आगे पीछे। जैसे अब हम एक उदाहरण बताते हैं। उदाहरण में सुहावनी बहती रात हवा है। तो हम ये तो देखिए पदक्रम इसमें गलत है। अब हम ये कहते हैं रात में बहती हवा, या हम ये बोले रात में सुहावनी हवा बहती है। अब मान लीजिए हमने सुहावनी में अब यहाँ पे लगा दिया, आगे पीछे क्रम कर दिया, तो ये गलत है। हमारा जो वाक्य बनेगा वह ऐसे बनेगा, रात में सुहावनी हवा बहती है। तो ये वाला गलत है, ये बिल्कुल सही है, मतलब उसका क्रम भी हमारा सही होना चाहिए। अब क्या है? छठा है अन्वय। अन्वय से मतलब है, अन्वय का मतलब होता मेल। जैसे इसमें हमने बताया आपको कि अगर उनका क्रम सही नहीं होगा तो वाक्य समझ नहीं आएगा। तो ऐसे ही अन्वय का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, पुरुष वाक्य में शब्दों के अनुसार ही होने चाहिए। जैसे सीता स्त्रीलिंग है, अगर हम लिख दें जाता है, सीता जाता है, तो इनमें अन्वय मेल जोल नहीं है, वाक्य में कोई मेल जोल नहीं। सीता जाती है क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे लिंग के अनुसार क्रिया जाएगी, सीता जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको वाक्य पहले तत्व बता दिए कि वाक्य 6 तत्व हैं। सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, पदक्रम होनी चाहिए, अन्वय होना चाहिए। अब हम आपको अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं वह बताऊंगी। तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहला है विधानवाचक। विधान वाचक जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध हो। क्रिया के करने या होने का बोध हो, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। तो जैसे उदाहरण, राम चाय पीता है, ये पहला उदाहरण। इसमें क्रिया हो रही है, राम द्वारा की जा रही है।
सीता, दूसरा उदाहरण है, सीता गाना गाती है। उसके बाद है, दूसरा है निषेध वाचक। निर्देशवाचक में क्या है, जब वाक्य में क्रिया के न होने का भाव हो तो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, माँ मंदिर नहीं जाती है। इन वाक्यों में देखिए नहीं आया है तो ये निषेधवाचक वाक्य है। ऐसे ही तीसरा है आज्ञावाचक। जब या जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति दी जाए तो वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होगा। जैसे तुम जा सकते हो। यहाँ पे आज्ञा दी गई है, तुम जा सकते हो, तो यहाँ पे आज्ञा हमें दिखाई दे रही है कि किसी व्यक्ति ने उसको जाने की आज्ञा दे दी है। उसके बाद है हमारा चौथा प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो वह क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे या किसी से प्रश्न किया जाए या किसी से प्रश्न पूछा जाए, तो जैसे तुम कैसे हो और क्वेश्चन मार्क आएगा। प्रश्नवाचक वाक्य में आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक मार्क्स आपको दिख जाएगा। उसके बाद दूसरा है तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ देखिए कहाँ, कैसे, क्यों, ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द है जो हम पूछ सकते हैं और उसके बाद हम वहाँ पे ये चिन्ह भी अंत में लगाते हैं। तो वहाँ पे चिन्ह अगर आपको मिला दिख जाएगा तो समझिए ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। उसके बाद आता है हमारा इच्छावाचक। जिस वाक्य में आशीष या शुभकामनाएं दी जाए, वह
इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर करे तुम खुश रहो। अब देखिए, इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीष दिया जा रहा है कि ईश्वर करे तुम खुश रहो। ऐसे ही दीर्घायु हो, ये सब हम इच्छा द्वारा दूसरों पे व्यक्त करते हैं। हमारी इच्छा होगी तो हम उसको आशीर्वाद देंगे, नहीं तो श्राप देते हैं। तो इच्छावाचक वाक्य में हम बोलते हैं ईश्वर करे या तुम दीर्घायु हो, यानी आशीष या शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद है 5वां हमारा संदेहवाचक। संदेहवाचक जिन वाक्यों में संदेह की संभावना हो, जिन वाक्यों में संदेह की संभावना हो, वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेह की संभावना कैसे हो? जैसे शायद, पहला उदाहरण है शायद आज वर्षा होगी। अब देखिए, इस वाक्य में शायद लग गया है कि पता नहीं है वर्षा होगी या नहीं, शायद हो सकता है, ऐसे भी लिखा जाता है, हो सकता है वह आज आए। अब देखिए, इस वाक्य में हो सकता है शायद आज वह आए, मतलब पक्का पता नहीं है, संभावना है, संदेह है, तो यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य है। छठा है हमारा विस्मयबोधक। विस्मयवाचक कह लीजिए, बोधक कह लीजिए। जिस वाक्य में से या जिस वाक्य से घृणा, आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि का बोध हो। जैसे अब हे राम, वह मर गया। अब देखिए, इस वाक्य में हमें पता चल रहा है शोक है, हे राम वह दुखी है, तो हे राम वह मर गया। अब घृणा में जैसे हम बताते हैं छी, हमने लिख दिया छी, कितना गंदा, कुछ भी लिख दीजिए, छी कितना गंदा प्रतीत होता है। अब देखिए, इन दोनों वाक्य में एक में शोक है, एक में घृणा है, तो ये दो वाक्य हो गए। उसके बाद है हमारा संकेतवाचक। जिस वाक्य से शर्त या संकेत कह लीजिए का बोध हो, वह कैसे? जैसे परिश्रम करोगे तो पास होगे। अब इसमें एक चीज और है कि
पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। निर्भर जैसे अगर परिश्रम किया तो वह पास होगा, तो दो क्रियाएं आपको देखने को मिल जाएगी और पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो आज मैंने आपको ये जितने भी हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य थे उनके बारे में बताया और डिटेल में मैंने अच्छे से समझाया है। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं उनके बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।